वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर के बारे में जिसका नेम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे कि कितना फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम लोग कैसे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जो पहले के टाइम के लोग थे वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, तो उनको फॉरेस्ट की वैल्यू पता थी क्योंकि वहीं से उनको खाने के लिए खाना मिलता था और रहने के लिए जगह मिलती थी, शेल्टर मिलता था। सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से ही मिलती थी, तो वो उनको इम्पॉर्टेंट पता थी फॉरेस्ट की। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग कहाँ पे रहते हैं? सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो हम लोगों को फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। इवन जो हम घर भी बनाते हैं उसमें भी कितनी सारी लकड़ियों का यूज़ होता है, हमको इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं होगा और इतने सारे फॉरेस्ट उसके बेसिस पे काटे जा रहे हैं। आइए आज हम इसी चैप्टर के बारे में जानेंगे। फॉरेस्ट एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जो अपने आप रीन्यू हो जाता है, अपने आप जनरेट हो जाता है। इसमें बहुत तरीके के वाइल्ड लाइफ, बहुत तरीके के जंगली जानवर रहते हैं, जैसे कि बियर, जैकल, डियर, लायन, टाइगर, ये सब कुछ रहते हैं फॉरेस्ट में। ये इन लोगों का रहने की जगह होती है। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। प्लांट में जो फॉरेस्ट होता है जो फॉरेस्ट है वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्लांट्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट में एक अलग अलग तरीके की लेयर फॉर्म कर देते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं फॉरेस्ट में, तो हम इन्हीं लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कैनोपी लेयर की। कैनोपी क्या है? जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जो बहुत टॉप ट्रीज़ होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, जो बहुत ऊपर तक जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनकी ऊपर वाली ब्रांचेस होती है वो एक क्राउन की तरह एक्ट करती है, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं एक छत की तरह फॉरेस्ट में वो एक्ट करती है। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं ये एक छत की तरह फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। ये जो कैनोपी होती है ये हाईएस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट में, और इसको हम क्राउन ऑफ ट्री भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अंडर स्टोरी की। ये अलग अलग हॉरिजेंटल लेयर से ये अंडर स्टोरी जो लेयर है वो फॉर्म होती है। इसमें अलग अलग टाइप के लेयर्स आती है, जैसे कि टॉप लेयर, श्रब लेयर, हब लेयर। तो हम इसके अंदर जो कंस्टिट्यूट्स है, इसके जो टॉप लेयर, हब लेयर, श्रब लेयर, उसकी हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं टॉप लेयर की। जो ये टॉप लेयर है ये कैसे बनते हैं? जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं या बड़े बड़े जो घास होते हैं उनसे ये टॉप लेयर बनते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं इमेजेस में, जो बड़े बड़े श्रब्स होते, घास वगैरह जो बड़े हो जाते हैं उनसे ये टॉप लेयर बनती हैं। फिर है श्रब लेयर। श्रब लेयर बेसिकली झाड़ी टाइप का होता है। ये डेंस एकदम गहरा फॉरेस्ट को एकदम घना सा बना देता है, जहाँ पे जैसे ज़्यादा सनलाइट नहीं आ पाती है, जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है ज़्यादा सनलाइट, तो वैसी जगह एरिया पे ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये घना बन जाता है। फिर इसकी हम थर्ड कंस्टिट्यूट की बात करेंगे जो कि है हर्ब लेयर। ये श्रब लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है, ये उससे छोटी होती है और बहुत ही लोवेस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट के वेजिटेशन में। हम देखते हैं, आप इमेजेस में देख सकते हैं इतनी छोटी होती है ये। लीफी प्लांट्स हम इनको भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके सिर्फ हमको लीफी देखने को मिलते हैं। और इन लोग बहुत सारे जो हर्ब लेयर होती है उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ये बहुत जल्दी उगते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर ऐसे वापस से रीजनरेट होते रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर की। ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है ये स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि लाइकेंस वगैरह, लिवर वर्ड्स वगैरह हो गया, मॉसेस वगैरह हो गए। ये सब फ्लोर, जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, जो एकदम ग्राउंड फ्लोर होगा वहाँ पास ये सब हमको देखने को मिलते हैं। ये बहुत सारे टाइप के, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, वॉर्म्स हो गया, ये सब क्या है फॉरेस्ट फ्लोर में उसको कवर करके रखते हैं उस एरिया को। और यहाँ पास जो डेड मैटर होता है, जैसे कोई एनिमल वेस्ट हो गया या कोई भी डिकेइंग प्लांट जो मर जाता है, वो सब यहाँ पास फॉरेस्ट फ्लोर में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन फॉरेस्ट आर प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर एंड स्कैवेंजर्स। अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि
प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गया, डीकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, ये सब। तो पहले हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, प्लांट्स फॉरेस्ट में जो प्रेजेंट होते हैं। ये जो फॉरेस्ट में प्लांट प्रेजेंट होते हैं मोस्टली ज़्यादातर वो ग्रीन कलर के ही होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हम इनको बोलते हैं। ज़्यादातर के फॉरेस्ट में प्लांट ग्रीन कलर के ही होते हैं, जो सूख जाते हैं तो फिर वो हमको उसकी ग्रीन लीव्स वगैरह नहीं दिखती हैं बस। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कैसे खाना बनाते हैं ये हमने डिटेल में जाना था क्लास 6 में भी और क्लास 7 के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में। तो इसमें क्या है, ये जो प्लांट्स है अपना खाना ये खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल से, और जो इनको एनवायरनमेंट से CO2 मिल रही है वो ये लेंगे और सनलाइट लेंगे, और फिर इसके बाद ये एनर्जी जो सनलाइट है वो उसको एज एनर्जी यूज़ करेंगे, और फिर इसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन, जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट में प्लांट्स देखे जाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स देखे जाते हैं, जिनसे आजकल बेड वगैरह, टेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनती है, अलमीरा वगैरह ये सारी चीज़ें बनती है, और ये सब अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए आजकल जो फॉरेस्ट कटिंग है वो ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सबको ये अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि फॉरेस्ट कटिंग करने से कितना नुकसान होगा। इसके बारे में हम अभी और जानेंगे कि क्या नुकसान होगा, लेकिन पहले हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। अब ये जो प्लांट्स है ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको ये खाना देते हैं, और इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना खुद ही और दूसरों को देते भी हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। ये जो एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं इनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स है वो क्या है, वो प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, और ये हर्बीवोर्स भी होते हैं। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जैसे फ्लैश वगैरह खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट वगैरह हो गए या फिर दूसरे एनिमल्स हो गए, उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फिर है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स भी फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप देख सकते हैं इमेजेस में फंगस की और एक की अर्थवॉर्म की इमेजेस देख सकते हैं। ये सॉइल को न्यूट्रिएंट पहुंचाने का भी काम करते हैं। ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह ये सब खाते हैं, और इसीलिए इनको सेप्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है। जो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो डेड प्लांट एनिमल्स खाते हैं इनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेड पार्ट्स होता है सॉइल वगैरह में, जैसे प्लांट हो गया और या फिर कोई भी एनिमल्स की डेड बॉडी वगैरह ये सब हो गए, उसको ये क्या करते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स में से उसको सिंपलर फॉर्म में ला देते हैं, मतलब छोटा छोटा कर देते हैं। इसीलिए फॉरेस्ट को सस्टेन करने में इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ सॉइल को फर्टाइल भी रखते हैं, न्यूट्रिएंट पहुंचाते रहते हैं। फिर है स्कैवेंजर्स। ये भी फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स में है। ये स्कैवेंजर्स क्या है, ये एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, इनको बोलते हैं हम स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर्स हो गए, आप देख सकते हैं ये बर्ड, ये वल्चर है। क्रो आप लोगों ने देखी है, ये जैकल्स की इमेज है, और इंसेक्ट्स भी आपने देखे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। इनको हम क्लीनिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करके साफ़ करते हैं एक तरीके से डेड एनिमल्स को खा के। लेकिन ये डीकम्पोजर्स नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको सिंपलर फॉर्म में नहीं लाते, इसीलिए हम इनको डीकम्पोजर्स नहीं बोल सकते। इसलिए हमने इनको एक नया कंपोनेंट वाली कैटेगरी में रखा है, जिसका नेम है स्कैवेंजर्स। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स देता है, जैसे कि खाना, वुड वगैरह हो गया, लकड़ियाँ हो गई जिससे हम बेड बनाते हैं, सोते हैं, अलमीरा हो गया, टेबल हो गया, चेयर्स होगी जिसमें हम बैठते हैं, हनी हो गया,
गम, खाने की चीज़ें में हनी आ गया, गम भी आता है। सीलिंग वगैरह, सीलिंग वैक्स जो होती है जिसको हम लैक भी बोलते हैं। कत्था वगैरह हो गया जो पान में यूज़ होता है। फ्रूट्स मिलता है हमें फॉरेस्ट से, ऑयल मिलता है, स्पाइसेस, मसाले वगैरह ये सब मिलते हैं। और फॉरेस्ट क्या हमें नेचुरल रबर देता है। और इसके अलावा ये कॉर्क वगैरह, डाइज, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, तो हमें इसको थोड़ा ढूंढना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटल्स के लिए फॉडर, जो एनिमल्स है उनके लिए खाना। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है फॉरेस्ट से वो क्या है? वुड। और जो वुड है वो कहाँ कैसे मिलता है हमें? वो पेड़ को काटने से हमको वुड मिलता है। अब जो वुड ऑब्टेन हो रहा है फॉरेस्ट से उसको हम बहुत ही सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ये वुड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। और इसीलिए इसका कटिंग जो है बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जो कि है फॉरेस्ट क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, एटमॉस्फेयर में बैलेंस मेंटेन करके रखता है। जो फॉरेस्ट में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है उस टाइम पे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो जो वो जो ऑक्सीजन जो ये रिलीज़ करे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ये सारे एनिमल्स, हम लोग, इवन ह्यूमन बीइंग्स भी अगर हम लोग भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो हम सब क्या है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो प्लांट लेते हैं। तो इसीलिए ये रेशो को मेंटेन करके रखते हैं फॉरेस्ट। प्रॉपर ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज़ करते हैं, वो प्लांट्स ले लेते हैं। और जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं वो हम ह्यूमंस, एनिमल्स ये कंज्यूम करते हैं, ब्रीथ करते हैं इससे। अब जो फॉरेस्ट है उनको हम ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट क्या है? बढ़ गई। अगर प्लांट नहीं रहे, फॉरेस्ट नहीं रहे, अगर इसके कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई एटमॉस्फेयर में, तो क्या इसका रिजल्ट क्या होगा? टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और प्लांट नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ ख़त्म होते जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने कैसे मेंटेन जो प्लांट है और जो फॉरेस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरेस्ट क्या है, पूरा हाफ जो फॉरेस्ट होता है वो मेंटेन करता है इस बैलेंस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। फॉरेस्ट ही % तक उसको मेंटेन करके रखता है। आप देख सकते हैं प्लांट क्या है, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा और ये ऑक्सीजन एनिमल्स, हम लोग ये ऑक्सीजन लेंगे और फिर हम लोग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करेगा? प्लांट यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये बैलेंस मेंटेन होके रखता है। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, मान लीजिए ये प्लांट्स ही नहीं है, तो हम ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? थोड़ी बहुत जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलेगी हम यूज़ कर लेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकती है। तो इससे क्या होगा? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वो वाटर साइकिल भी मेंटेन करके रखता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है एक। कैसे मेंटेन करता है? जो ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट में, जो ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं वो वाटर सक करते हैं ये रूट से जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, और फिर वाटर वेपर रिलीज़ करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। पहले क्या करेंगे, फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होंगे वो ये वाटर सक करेंगे, वाटर ले लेंगे नीचे से, फिर उसके बाद वाटर वेपर रिलीज़ करेंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी हमने डिटेल में ये क्लास 7 के ही चैप्टर में पढ़ा है, जिसका नेम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर आप भूल गए हो ये प्रोसेस तो आप वापस से जाके एक बार उस वीडियो को देख सकते हो। अब जो वाटर वेपर्स जो है ये क्या करते हैं, जो ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज़ हो रहे हैं, ये क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बारिश आती है। अगर क्लाउड नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी। अगर बारिश नहीं आएगी तो हम सब लोगों को उस चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो बारिश लाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। वाटर साइकिल एक मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से प्रॉपर रेनफॉल होती है। फिर है फॉरेस्ट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लूड। अब जो फॉरेस्ट है वो फ्लूड नहीं, फ्लड। अब जो ये फॉरेस्ट है ये कैसे फ्लड को रोकता है, बचाता कैसे है इससे? जो फॉरेस्ट एक नेचुरल एब्जॉर्बर है, मतलब फॉरेस्ट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है। जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो रेन वाटर होता है, कभी अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जो ये बारिश हो रही है वो क्या होगा, पानी वो बह जाएगा।
जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर टेबल है वो अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट है वो फ्लड को कंट्रोल करने में ऐसे हेल्प करता है। जो उनकी रूट्स है वो क्या करेंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वाटर फ्लो जो हो रहा है स्ट्रीम्स वगैरह में, और जो भी स्टीडी सप्लाई हो रहा है पानी का, हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो प्रॉपरली आएगा, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह नहीं आएगा। जो बारिश का पानी है वो वेस्ट भी नहीं होगा, वो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ वगैरह होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्लांट्स जो है वो वाटर ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो जब बारिश होगी तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर उसके बाद अब अगर जो प्लांट ट्रीज़ वगैरह है या सॉइल वगैरह अगर वो होंगे ही नहीं, तो पानी क्या है, जो ट्रीज़ है, प्लांट्स जो होल्ड कर रहे थे पानी, वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। वो क्या होगा, फिर बह जाएगा, जिसकी वजह से इरोजन वगैरह, सॉइल ख़राब होगी, प्लस फ्लड आएगा, जिसको हम बोलते हैं बाढ़ आएगी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, अगर फॉरेस्ट ट्रीज़ वगैरह नहीं होंगे तो ऐसे कंडीशन हो सकती है। और ये हमको देखने को भी मिलती है सिटीज़ वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे तो पेड़ वगैरह होते नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स बनी है। बिल्डिंग्स तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो तो पेड़ ही करते हैं। तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब जो ये फॉरेस्ट है ये क्या है, बहुत सारे लोगों को रहने की जगह देता है। जैसे वाइल्ड लाइफ वगैरह हो गए, जो जंगली जानवर होते हैं, उनको रहने की जगह देता है। ये क्या करता है, खाने के लिए उनको खाना प्रोवाइड करवाएगा, रहने के लिए जगह देगा। बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह, ये सारी एनिमल्स वगैरह, ये सब कहाँ रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक तरीके से ये फूड चेन बन जाती है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक लिविंग एंटिटी की। By harboring plants, the forest provide great opportunities of food and habitat for herbivores. अगर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं तो इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करवाएगा। अगर हम लगाएंगे भी प्लांट्स तो वो फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हमें खाना देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, ठीक है। और लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ, ये एक तरीके की फूड चेन है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। जैसे हमने प्लांट लगाया है, प्लांट बहुत सारे लगाए हैं, तो प्लांट लगाएंगे तो हर्बीवोर्स जो होंगे, जो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं वो बढ़ेंगे, वो इसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। अब जितने ज़्यादा हर्बीवोर्स होंगे मतलब उतनी ज़्यादा ही फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा खाना जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद इसी के साथ साथ फिर इसमें कार्निवोर्स भी जुड़ जाते हैं, कुछ जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। तो ऐसे क्या होता है, जैसे हमने प्लांट्स लगाए, प्लांट्स को हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट खाएंगे, फिर ये जो कुछ जो कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो उनको खाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो फॉरेस्ट है वो फिर से रीजनरेट होता रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इनको रीजनरेट होने में, फिर से ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक तरीके की जो लाइफ साइकिल है वो चलती ही रहती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, मतलब इसमें कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता रहता है सॉइल का, वाटर का, एयर का, प्लांट्स और एनिमल्स का। क्योंकि सॉइल अगर नहीं होगी तो प्लांट्स कहाँ पे होल्ड करेंगे अपनी रूट्स, अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स एब्जॉर्ब क्या करेंगे, एयर नहीं होगी तो प्लांट्स क्या रिलीज़ करेंगे और क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे। और एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स ऐसे सिर्फ प्लांट्स ही लग जाएंगे, और एनिमल्स लाइफ नहीं होगी तो इन सब प्लांट्स को, मतलब इनको प्लांट्स को ही नुकसान होगा, क्योंकि प्लांट्स की जो लीफ वगैरह है वो कौन खाएगा फिर। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कैन रीजनरेट ऑन देयर ओन। अब जो फॉरेस्ट है वो अपने आप ही रीजनरेट हो जाते हैं। जो डेड पार्ट्स होती है ट्रीज़ की या प्लांट्स की, किसी भी प्लांट्स की, या डेड एनिमल्स जो होते हैं या एनिमल वेस्ट जो होता है वो फॉरेस्ट फ्लोर पे कलेक्ट होते रहता है। अब जो डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स की अभी हमने बात की थी, डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, जैसे फंजाई वगैरह हो गए या अर्थवर्म्स वगैरह, ये सब क्या करेंगे, ये जो एनिमल वेस्ट हो गया, डेड पार्ट्स हो गए ट्रीज प्लांट के, ये इनको डिग्रेड करेंगे, इनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे। मतलब ये पहले बहुत हार्ड होंगे, फिर इनको ये कॉम्प्लेक्स होंगे, फिर इनको ये सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो ये प्लांट्स है वो क्या है, ह्यूमस बन जाएगी वहाँ पे। ह्यूमस जो है वो क्या होता है, ये सॉइल को फर्टाइल करते हैं, जहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पे और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आते हैं। फिर जब न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होंगे। तो एनिमल्स, बर्ड्स, विंड और वाटर, ये सब क्या है, किस में हेल्प करते हैं, ट्रीज़, जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको फिर से रीजनरेट में। ये कैसे हेल्प करते हैं, जैसे एनिमल्स है,
हमने बात की थी पॉलिनेशन की, हमने ये वाला प्रोसेस उसमें अच्छे से जाना था। मेरे को चैप्टर का नेम नहीं याद आ रहा हमने किस चैप्टर में पढ़ा था, बट हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में। तो ये जो एनिमल्स, बर्ड्स और विंड वाटर, ये सब क्या है, ये सीड डिस्पर्स करने में बहुत हेल्प करते हैं, मतलब सीड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो कहीं पे भी ग्रो हो सकता है अपने आप ही। तो इसीलिए हम बोलते हैं फॉरेस्ट अपने आप ही कहीं पास भी रीजनरेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में क्या है, जिससे हम पेपर यूज़ करते हैं। आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा पेपर यूज़ करते हैं, हमें नोटबुक वगैरह के लिए जो नोटबुक बनती है उसमें पेपर ही लगे होते हैं। तो ये जो पेपर है कहाँ से बनते हैं, वुड पल्प से बनते हैं। जी हाँ, वुड पल्प से। अब ये जो वुड पल्प है ये कहाँ से आएगा, ये वुड से प्रोड्यूस होगा। तो जैसे हम पेपर बनाने के लिए बहुत सारी ट्रीज़ को कट करते हैं फॉरेस्ट से, तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। जो हम ये पेपर यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ हो चुके हैं पेपर, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स वगैरह, या फिर हमारी कोई पुरानी नोटबुक वगैरह होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। हम पेपर मिल वालों को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं, या फिर जो कबाड़ी वाले होते हैं उनको भी हम दे सकते हैं। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, जो भी हमने इनको ओल्ड चीज़ें दी है, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, ये कहाँ पे दे देंगे, पेपर मिल्स में दे देंगे। फिर वहाँ से ये रिसाइकल होकर वापस से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारे ट्रीज़ जो काटे जाते हैं पेपर के लिए उसको हम बचा पाएंगे। क्योंकि अगर और दूसरा स्टेप क्या हो सकता है जो गवर्नमेंट ले सकती है, कि ज़्यादा पेड़ काटने की इजाज़त ही ना मिले, किसी भी फॉरेस्ट में ज़्यादा पेड़ काटने की किसी को इजाज़त ना मिले, सिर्फ लिमिटेड ही हम पेड़ काट सकते हैं। इससे अच्छे से बैलेंस बना रहेगा। अगर ज़्यादा, और इसके अलावा एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम जितने ज़्यादा हम पेड़ कट कर रहे हैं उसके डबल या ट्रिपल हम पेड़ उगाएं। इससे फॉरेस्ट भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, फॉरेस्ट कंजर्व हो पाएगा। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन है क्या, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट ट्रीज जो होते हैं उनको काटे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। हम क्यों काटते हैं पेड़ को, हमारी डेली की डेली डिमांड होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो रहने के लिए जगह चाहिए। और फॉरेस्ट तो ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरत तो इसकी पड़ती हर एक चीज़ में, खाने के लिए खाना चाहिए, पेपर्स वगैरह चाहिए, नोटबुक्स वगैरह चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो ट्रीज़ होती है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं उनकी हमको ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको काट देते हैं। तो जो हम ट्रीज़ काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अगर फॉरेस्ट में जो हम कट कर रहे हैं ट्रीज़ वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि CO2 का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी तो जो हम लोग हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस जो है, वो हम लोग क्या ब्रीथ करेंगे, हम सिर्फ CO2 एक्सहेल करते रहेंगे। तो एक बैलेंस बनाने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो फॉरेस्ट ट्रीज़ है और जो प्लांट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी वाइल्ड लाइफ को, फिर उसके बाद हमें भी जगह नहीं मिलेगी थोड़े टाइम बाद। और ट्रीज़ की एब्सेंस में जो प्लांट और एनिमल्स है उनको उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये रिपीट हो गया यहाँ पे, सॉरी। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। फ्लड जैसी सिचुएशन कैसी, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी इससे पहले पिक्चर्स में, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाएगी, ये देखिए, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो इससे बचने के लिए हमको फॉरेस्ट जो उसकी कटिंग हो रही है उसको रोकना होगा, उसको लिमिट में करना पड़ेगा, नहीं तो इससे हमको ही लॉस होगा और बाकी एनिमल्स को लॉस होगा। अगर कंटिन्यूसली ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन होते रहा, ऐसे ही ट्रीज़ जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ है उनको हम काटते गए, तो इससे क्या होगा, सूखापन आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जो डिज़ास्टर होते हैं नेचुरली जो आते हैं, जैसे बाढ़ वगैरह हो गया, साइक्लोन हो गया,
ये सब कुछ बहुत आएंगे फॉरेस्ट की एब्सेंस में। और फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ऐसी चीज़ें आई, बारिश वगैरह आएगी तो वो पानी भी नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सोख नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से बाढ़ आएगी और फिर उससे हम लोगों को लॉस होगा, ह्यूमन लाइफ लॉस होगी, बहुत सी प्रॉपर्टी लॉस होंगी लोगों की, और बहुत सारे लोग होमलेस हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी अगर हम ऐसे फॉरेस्ट कट करते रहे तो। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस इतना ही है फॉरेस्ट के बारे में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉरेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो आज से आप लोग भी ठान लीजिए कि हर मंथ में एक पेड़ तो आप लोग ज़रूर ही लगाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है और पॉपुलेशन ऐसे ग्रो हो रही है, एकदम से इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी वजह से हमारी डिमांड भी क्या है, बढ़ रही है। तो इस डिमांड को, बढ़ती हुई डिमांड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, प्लांट और ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।